तो महकती पलकों की ओट से कोई तार चमका धरा तुम्हें। सुनिए, वो महकती पलकों की ओट से कोई तार चमका धरा तुम्हें। मेरी बंद मुट्ठी न खोलिए, वही कोहिनूर है हाथ में। मोर शायरी के जो हर अंजुमन के सत्र, हम आप क्या है सब करें जिनकी गजल की कद्र है, जिनके जिक्र खैर से इन महफिलों में नूर, उस शख्सियत का नाम है अंजुम बशीर बदर। सिरमौर शायरी के जो हर अंजुमन के सत्र, हम आप क्या है सब करें जिनकी गजल की कद्र है, जिनके जिक्र खैर से इन महफिलों में नूर, उस शख्सियत का नाम है अंजुम बशीर बदर। इस तीसरे एपिसोड में मैं आपको बशीर बद्र साहब की शख्सियत के कुछ और ऐसे पहलुओं के बारे में जानकारी देना चाहता हूं जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ थे। उनकी शख्सियत का एक पहलू यह भी था कि जो भी उनके संपर्क में आ जाता था तो फिर वो छोटे बड़े का फर्क नहीं करते थे, उसमें उसे अपना मान लेते थे। जैसे अपना मान लेते थे उसे प्रमोट भी करते थे तरह तरह से और उसकी हौसला अफजाई भी करते थे। तो मैं करीब 2 साल पहले ही उनके संपर्क में आया था और जब मैंने जैसे बताया आपको कि उनके शख्सियत के कई ऐसे पहलू थे कि नए लोगों को और छोटे लोगों को बहुत प्रोत्साहन वो दिया करते थे। तो मैं शायरी तो कर रहा था तकरीबन 3 दहाइयों से, 3 दशक से, लेकिन मेरा कोई कलेक्शन नहीं छपा था शायरी का, पोइट्री का। तो उन्होंने मुझसे एक दिन गुफ्तगू उनसे टेलीफोन पे हो रही थी, लंबी गुफ्तगू, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि तुम अंजुम अपना कलेक्शन क्यों नहीं छपवाते। तो मैंने कहा कि कभी सोचा नहीं इस बारे में और कभी कोशिश भी नहीं की। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, कहने देखिए जब तक किसी शायर का कोई कलेक्शन अगर छप के मंजर आम पर ना आ जाए तो उसकी स्थिति उस बांझ औरत की तरह होती है जो होती तो औरत है लेकिन जिसे दुनिया औरत के रूप में तस्लीम नहीं करना चाहती, बांझ औरत को। ऐसे ही शायर की स्थिति होती है या कवि की कि जब तक उसका कलेक्शन मंजर आम पर नहीं आ जाता है तो उसको शायर या कवि नहीं मानती दुनिया। तो ये बात उनकी मुझे थोड़ा अच्छी लगी। मैंने कहा कि मेरा कलेक्शन मैं अगर तैयार करूं तो मुझे इसका आइडिया नहीं है बिल्कुल, मुझे गाइडेंस कौन देगा, कहले मैं दूंगा। उनकी बहुत सारी किताबें तब तक छप चुकी थी, तो उन्होंने एक तो उसकी भूमिका लिखी और फिर तमाम मुझे मशवरे दिए कि किस तरह से किताब को अच्छा किया जा सकता है। और जब किताब छप के आई वो, तो मैंने
उनको 2 कॉपी भेजी और ये सोच के भेजी कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है, कैसी किताब बनी है, वो पूछेंगे बाद में। तो उस समय तो मैंने भेज दिया। 15 दिन के बाद करीब मैंने उनको फ़ोन किया, ये जानने के लिए, मेरी अंदर से मेरी ये तमन्ना थी कि मैं जानूं कि उनको कैसी लगी ये किताब। तो उन्होंने मुझे ये बताया, क्या लगे अभी 2-3 दिन पहले मेरे घर में, भोपाल के जिस घर में ईदगाह कॉलोनी में रहते थे, कल जश्न अंजुम हुआ। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने कहा, मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब, क्या आप कहना चाह रहे हैं? कहले भाई, जब मैंने तुम्हारी वो किताब मेरे आंसू मेरे गीत तुम्हारी भाभी को दी, डॉक्टर राहत बद्र को, तो उन्होंने उसको पलटे पन्ने और उनको वो शायरी, चूंकि लवो लहजे की आसान बिल्कुल शायरी थी, और उसमें एक खास बात और थी कि सच्ची सच्ची शायरी थी, बनावट नहीं थी उसमें ज्यादा। तो कहने लगे कि वो कहने लगी तुम्हारी भाभी मुझसे कि तुम पता नहीं क्या लिखते रहते हो, और ये देखो ये अंजुम की जो किताब आई है ये कितनी अच्छी है। तो कहने लगी कि मुझे इसमें से कुछ कलाम पढ़ के सुनाइए आप अपनी आवाज में, क्योंकि एक शायर जब कलाम को, चाहे वो अपना कलाम हो उसका या किसी और का हो, जब वो पढ़ता है तो उसमें एक लय, एक रवानी, चूंकि वो जानता है, वाकिफ होता है गजल के व्याकरण से, तो वो बात दूसरा अगर कोई पढ़े तो वो नहीं आती है उसमें। तो उन्होंने कहा कि आप, और उन्होंने जब कुछ पढ़ के सुनाया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो कहने लगे रात में 12-1 बजे तक वो सुनती रही, और कहने लगे अभी जब तुम्हारा फोन आया तो हम लोग नाश्ते की टेबल पे बैठे हुए हैं, उस समय करीब 8 बजे थे, और कहने लगे अभी वो मुझसे कह रही है नाश्ता करने के बाद मुझे फिर से इसमें सुनाइए आप। तो रात में 12-1 बजे तक सुनती रही, और अभी भी तो कहने लगे मैं इसको जश्न अंजुम मानता हूँ कि भाभी जी को तुम्हारी किताब इतनी अच्छी लगी, डॉक्टर राहत को, और उन्होंने, मुझे ऐसा लगा कि वो मुबालगे से काम ले रहे हैं, अतिशयोक्ति से काम ले रहे हैं। कहाँ वो इतने बड़े फनकार, इतने बड़े शायर, और कहाँ भाभी जी जो खुद प्रोफेसर थी और बहुत समझदार और बहुत ही ज़हीन। तो मैंने सोचा, लेकिन फिर बाद में वो एक मुशायरे में जब आए वो बताया, कल नहीं वाकई उनको आपकी शायरी अच्छी लगी, और वो उसकी वजह यही है कि एक तो सीधा दिल से दिल की शायरी है वो, और दूसरा उसमें एक खास बात यह है कि वो बहुत ही आम फहम शायरी है, जिसमें कोई मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया है। जहाँ हिंदी की ज़रूरत थी लफ्ज़ों की, तो हिंदी के लफ्ज़ आप लाए हो, जहाँ उर्दू की ज़रूरत, तो यही तरीका होता है अच्छी शायरी का कि लफ्ज़ों को हिंदी और उर्दू देख के नहीं रखना चाहिए। जो लफ्ज़ आपकी बात को मुकम्मल कर सके उस लफ्ज़ को आप वहाँ पे रखिए, और आपने यही काम किया है। तो उनको भी अच्छी लगी, उनको भी पसंद आई, और मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मेरे लिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था डॉक्टर बशीर बद्र साहब की तरफ से जो उन्होंने दिया। और फिर 1-2 बार कभी जिक्र चला तो मैंने भाभी जी से फ़ोन पे, चूंकि बात होती थी, डॉक्टर साहब से कभी कभी बात करा दिया करते थे वो, या खुद ही फ़ोन ले लेती थी वो, तो मैंने उनको भी बहुत शुक्रिया कहा कि उन्होंने इस तरह का रिएक्शन दिया मेरी किताब पे, और मेरी शायरी को इस तरह से रिकॉग्नाइज किया। वो हंसने लगी, और मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह का नेचर डॉक्टर साहब का था, बशीर बद्र साहब का, तकरीबन उसी तरह का नेचर भाभी जी का भी हमारी है, डॉक्टर राहत बद्र का। और वो भी यही काम करती हैं कि दूसरों को प्रमोट करती हैं, दूसरों के लिए क्या अच्छा किया जा सकता ये वो हमेशा करती हैं। तो ये मैंने आपको एक संस्मरण सुनाया एक तरह से अपनी शायरी के, और डॉक्टर बशीर बद्र साहब के और भाभी जी के हवाले से। आपको मुमकिन है अच्छा लगा होगा, और आप कमेंट बॉक्स में अपना जो कमेंट है वो ज़रूर लिखें। और अब मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब के जो साहबजादे थे, जिन्हें लोग नुसरत बद्र के नाम से जानते हैं, जो बहुत बड़े गीतकार रहे हैं, कई फिल्मों में उन्होंने गाने लिखे, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने एक बार उनके, डॉक्टर नुसरत बद्र के बारे में मुझसे कुछ गुफ्तगू की थी। तो वो किस तरह की गुफ्तगू थी, और एक अपने बाप
का जो एक अंदाज होता है बेटे के लिए, वो बिल्कुल उसी तरह था जैसे एक आम इंसान अपने बेटे से मोहब्बत करता है। दरअसल मैंने डॉक्टर साहब के, बशीर बद्र साहब के कई इंटरव्यूज लिए हैं और वो इंटरव्यूज अलग अलग मैगजीन्स में, और ख़ासतौर से मैं दैनिक जागरण अखबार से तो जुड़ा ही था, तो दैनिक जागरण में तो 12 वो छपते ही रहे, लेकिन धर्मयुग में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में, और एक बार तो माया भी, मैं मनोहर कहानी और माया से जुड़ा हुआ था, मित्र पब्लिकेशन की मैगजीन से, तो माया में भी उनका इंटरव्यू मैंने भेजा था जो पब्लिश हुआ। और एक ऐसे ही इंटरव्यू में मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, बशीर बद्र साहब से, कि डॉक्टर साहब आपकी मकबूलियत चरम पर है, आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम जो मशहूर गाने वाले हैं, सिंगर्स हैं, उन्होंने आपके कलाम को गाया भी है और मुशायरों में भी आपकी तूती बोलती है, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुबई हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कहीं भी जहाँ जहाँ मुशायरे होते हैं या कवि सम्मेलन होते हैं, वहाँ वहाँ आपको आवाज़ दी जाती है, दावत कलाम दिया जाता है और आप बड़ी कामयाबी के साथ अपना वहाँ पे प्रस्तुति देते हैं। तो एक तरह से मुशायरों में भी आपकी तूती बोलती है और देश और विदेश के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आपका कलाम पाठ्यक्रम में शामिल है, उसको पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो इतनी मकबूलियत के बाद और इतनी कामयाबी के बाद भी कभी मेरी नज़र से ऐसा कलाम नहीं गुजरा आपका कि जो आपने फिल्मों में दिया हो, कोई गाने फिल्मों के लिए आपने दिए हो, या मुमकिन है कि मेरी नज़र से नहीं गुजरा है, लेकिन मैंने उनसे यही पूछा कि क्या कभी आपने फिल्मों में अपने गाने दिए हैं या अप्रोच किया है? तो कहले नहीं, ऑफर तो कई आए मेरे पास, मैं क्यों अप्रोच करूंगा, लेकिन ऑफर आए हैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। लेकिन मैंने एक ऐसा एक प्रण ले रखा है, एक तरह से कसम ले रखी है कि मेरा बेटा है नुसरत बद्र, जो मुंबई में ही रहता है और फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही काम कर रहा है मेनली। वैसे तो शायर बहुत अच्छा है वो, लेकिन फिल्मों में गाने, बहुत सारे गाने उन्होंने, नुसरत बद्र ने लिखे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि 108 फिल्मों में 817 गाने नुसरत बद्र ने लिखे हैं। सोचिए कामयाबी के बारे में। और कई गाने तो बहुत ही हिट रहे हैं उनके। देवदास जो फिल्म आई थी संजय लीला भंसाली साहब की, जिसमें डोलारे डोलारे जो गाना था, जो माधुरी दीक्षित पे और ऐश्वर्या राय पे जो टॉप हीरोइंस थी उस वक्त की, उन पे पिक्चराइज हुआ था और बड़ा ही हिट हुआ था वो गाना। उसके लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था नुसरत बद्र को उस गाने के लिए, तो उन्हीं का लिखा हुआ था। देवदास के सारे गाने उन्होंने ही लिखे थे। ऐसे ही कई और फिल्में हैं जिसके गाने नुसरत बद्र साहब ने लिखे। उनके कई फिल्मों के नाम मैं गिना सकता हूँ आपको, जैसे एक दीवार, जो अमिताभ बच्चन वाली दीवार थी, उसके बाद एक दीवार और बनी, उसमें शायद अक्षय कुमार थे, और सांवरिया, चंदा की डोली, दीवानगी, फैमिली वाला, रहगुजर, इस तरह की तमाम फिल्में थीं। देवदास तो 2002 में आई और बड़ा, उसके पहले भी उन्होंने गाने लिखे, लेकिन देवदास ने उनको बहुत हिट बना दिया नुसरत बद्र साहब को। तो कह लगे कि वो फिल्मों का काम नुसरत को ही मैं चाहता हूँ कि वही करे, वो इसलिए मैं ना तो कोई फिल्म का ऑफर लेता हूँ और ना फिल्म में मैंने गाने लिखे हैं और ना लिखूँगा। तो ये वाकई एक बेटे के लिए एक बाप का एक तरह का एक प्रण था, एक मोहब्बत थी, एक कसम, एक कौल। और ये असल में नुसरत से उनके जो रिश्ते थे वो वाकई दोनों की ही जिंदगी का एक बड़ा मुअम्मा है, बशीर बद्र साहब की भी और नुसरत साहब की भी। नुसरत साहब ने कभी अपने वालिद साहब के लिए, यानी डॉक्टर बशीर बद्र साहब के लिए, कभी कोई ऐसा कमेंट नहीं किया जिसको मुद्दा बनाया जा सके मीडिया के द्वारा या आम लोगों के द्वारा। और इसी तरह से डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने भी नुसरत को हमेशा, जब भी गुफ्तगू इंटरव्यूज में उनका जिक्र आता था नुसरत बद्र साहब का, तो हमेशा बहुत ही अच्छे ख्यालात उनके रहा करते थे। जब भी मुंह खोलते थे दोनों, तो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही बोलते थे।
और ये एक बड़ी कामयाबी थी। और मुझे फिर ये मालूम पड़ा कि दूसरों से मालूम पड़ा, जब मैंने ये इंटरव्यू छपा तो वो तमाम लोगों से मेरी बात हुई, कॉल्स भी आए मुझे, और कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि नुसरत बद्र साहब के साथ डॉक्टर बशीर बद्र साहब के जो रिश्ते हैं वो समझ में नहीं आते। मैंने कहा क्या मतलब? तो हुआ ये कि 20 सालों तक बशीर बद्र साहब का नुसरत से कोई बोलचाल नहीं रही, ऐसा लोगों ने मुझे बताया। हालांकि मैंने डॉक्टर साहब से पूछा ये सवाल, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसका विरोध भी नहीं किया, उसका प्रतिकार भी नहीं किया। तो मुझे लगा कि काफ़ी हद तक इसमें सच्चाई है। अब वजह चाहे कुछ भी रही हो। अच्छा, नुसरत साहब का क्या हुआ कि जनवरी 20 में बम्बई में उनका निधन हो गया, और निधन उनका हुआ, वो काफ़ी दिन तक बीमार रहे, और उसी बीमारी की हालत में, अस्वस्थता के आलम में, और तंगी और गुमनामी के दौर से भी वो गुजर रहे थे, एक तरह से अगर कहा जाए। क्योंकि बाद में शुरू में तो बहुत फिल्में उन्हें मिली, बड़े हिट गाने दिए उन्होंने, लेकिन फिर वो तमाम गीतकार फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, तो उनको उस तरह से फिर काम नहीं मिल पाया, और काम नहीं मिल पाया तो पैसे भी उस तरह से नहीं मिल पाए। तो वो कुछ आर्थिक तंगी के दौर से भी गुजर रहे थे नुसरत बद्र साहब। और वो उनकी जो जिंदगी थी, तो ऐसा तो मैं नहीं समझता कि बशीर बद्र साहब उससे अनजान रहे हों, लेकिन जो भी वजह रही हो, कहीं ना कहीं कुछ है ज़रूर, जो ना तो डॉक्टर साहब ने कभी बताया और ना नुसरत साहब ने अपने किसी इंटरव्यू में जिक्र किया कभी किसी से। तो ये अजीब रिश्ते थे, जो रिश्ते किस तरह से निभाए गए। और जब भी मुंह खोला, जैसे मैंने बताया कि दोनों ने जब भी मुंह खोला तो एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छा बोला। ये नुसरत बद्र साहब के बारे में मैंने बताया आपको कि जो शायद आप नहीं जानते, तैयब बद्र साहब उनके बेटे हैं छोटे, वो उनके साथ ही रहते हैं, लेकिन नुसरत बद्र साहब उनके बड़े बेटे थे। और उनका और डॉक्टर बशीर बद्र साहब का रिश्ता बड़ा अजीब रिश्ता था। अब मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर बशीर बद्र साहब जो उनके प्रशंसक होते थे, जो उनके फैंस होते थे, और मद्दाह जिनको कहते हैं उर्दू में, उनके साथ किस तरह से पेश आते थे। एक इतना बड़ा फनकार, और उनकी तो पूरी दुनिया दीवानी थी उनकी शायरी की, चाहे वो मेल जेंडर के लोग हैं या फीमेल जेंडर के लोग हैं। पॉपुलैरिटी के मामले में जेंडर कभी आड़े नहीं आया, और पूरी दुनिया में उनके दीवाने थे डॉक्टर बशीर बद्र साहब के। तो मैं एक आपको हैरत होगी जानकर के वो जैसे कि फनकारों को प्रमोट करने में, शायरों को प्रमोट करने में, नए गाने वालों को कलाम अपना देना हो या नए शायरों को प्रमोट करना हो, जिस तरह से उनका दृष्टिकोण, उनका रवैया बड़ा उदारता का होता था, उसी तरह से अपने फैंस के लिए, अपने प्रशंसकों के लिए भी डॉक्टर बशीर बद्र साहब का एक अलग ही तरह का नज़रिया था। और मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ
और एक एग्जाम्पल है मेरे पास कि मेरा जो सन इन लॉ था, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जो जहाँ से फिराक साहब और फिराक गोरखपुरी साहब और हरबंस राय बच्चन जैसे बड़े बड़े शायर, कवियों और फनकारों ने और अदीबों ने वहाँ से तालीम हासिल की है, तो वहीं से उसने भी, चूँकि इलाहाबाद का ही रहने वाला है, और वहीं से उसने एम.कॉम और पीएचडी की डिग्रियां हासिल की, और उसके बाद वो लेक्चरर है आजकल आगरा में। तो वो आगरा से यहाँ झांसी मेरे पास आया हुआ था, और ये बात है तकरीबन मैं जहाँ तक मुझे याद है 2010 की। 2008 में मैंने अपनी बेटी की शादी की थी उसके साथ, तो वो झांसी आया हुआ था। और उस समय चूंकि जैसे कि मैं करता था आमतौर पे कि जब डॉक्टर साहब से, बशीर बद्र साहब से मेरी गुफ्तगू शुरू होती थी, तो सोच के तो मैं ये करता था कि छोटी सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसे पहलू निकलते चले आते थे, और डॉक्टर साहब भी मुझे कभी मायूस नहीं करते थे। मैं जिज्ञासाएं बहुत होती थी मेरे मन में, शायरी के लिए, शायरी के व्याकरण के लिए। और अगर सच कहूँ तो उनके पास इतने तजर्बे थे, डॉक्टर बशीर बद्र साहब के पास, जिंदगी के, रिश्तों के, शायरी के, फिल्म इंडस्ट्री के, म्यूजिक इंडस्ट्री के, कि उनसे बात करके तमाम नई नई जानकारियां मुझे मिलती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनसे गुफ्तगू करता ही रहूं, बात करता ही रहूं। हालांकि एक सीमा होती है हर चीज़ की, तो मुझे भी लगता था कि नहीं यार अब बहुत हो गया, कहीं डॉक्टर साहब नाराज ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही करता था कि जितनी देर तक, ज़्यादा देर तक मैं बात कर सकूं। तो ऐसे ही मैं उनसे एक दिन बात कर रहा था, अपने कमरे में बैठा हुआ था, और जो मेरा सन इन लॉ जो आया हुआ था, एक तरह से कहा जाए तो नई नई शादी थी, 2 ही साल हुए थे, और वो शायद कोई बात करनी थी उसे, मुझसे मेरे कमरे में आया, कोई बात पूछनी थी। तो उसने जब देखा कि 1-2 मिनट तो वो खड़ा रहा, लेकिन फिर उसने जब देखा कि इनकी किसी से टेलीफोन, मैंने फ़ोन भी नहीं काटा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये तो घर में ही है, मैं इनसे बाद में बात कर लूँगा, लेकिन डॉक्टर साहब से मैं पूरी अपनी बातचीत, अपनी गुफ्तगू अंजाम तक पहुँचा दूँ पहले। तो उसने देखा, और 1-2 मिनट के बाद, वहाँ खड़े रहने के बाद, वो कमरे से बाहर जाने लगा। मैंने ऐसी भी डॉक्टर साहब से कहा, चूँकि इतना मैं खुला हुआ था उनसे, किसी तरह की बात कर लेता। मैंने, डॉक्टर साहब मेरा सन इन लॉ आया हुआ है, और वो अभी यहाँ पे आया था मुझसे, शायद मैं आपसे मुब्तला था गुफ्तगू में, और वो बाहर चला गया है, और मैं ये चाहता हूँ कि आपका नाम तो ऐसा नाम है कि कोई भी हो पढ़ा लिखा आदमी और आपके नाम से वाकिफ ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। आपकी शायरी, आपका नाम, आपके शेर कोट किए जाते हैं, जाहिर है सभी जानते हैं, और कहीं ना कहीं कोट हर कोई करता है आपको। तो मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ, हालांकि आपका कोई तारुफ नहीं है, उससे कोई परिचय नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा गुफ्तगू कर लें। अरे कल बिल्कुल बुलाइए, इतनी सादगी थी उनके अंदर, कल बुलाइए। तो मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा अरे बलराम जी, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये डॉक्टर बशीर बद्र साहब से बात कर रहा हूँ। और तो उसने जब नाम सुना तो बड़े हैरत में पड़ गया कि ऐसी लंबी बात, और वो भी डॉक्टर बशीर बद्र साहब से। तो मैंने डॉक्टर साहब को ये भी कहा, मैंने कहा ये वहाँ से पढ़ा हुआ है, पहले ही बता दिया मैंने। और मैंने कहा कि वो फिराक साहब से बड़ा मुतासर है उनकी शायरी से, और डॉक्टर हरबंस राय बच्चन की कविताओं से भी, साहित्य से उनके मुतासर है। उनकी जो आत्मकथा है 4 वॉल्यूम में, वो भी पढ़ा है इसने। हालांकि मुझे नहीं मालूम था कि पढ़ा है कि नहीं, लेकिन अब एक साहित्यकार से, इतने बड़े अदीब से मैं बात करा रहा हूँ, एक अननोन पर्सन की, तो मुझे उसी हिसाब से परिचय देना पड़ा। तो उनको लगा कि यार ये तो कोई साहित्य का आदमी है, और साहित्य को समझता है, अदब को समझता है, शायरी को समझता है। तो तभी वो एकदम से तैयार हो गए बात करने के लिए। और मैंने अपना मोबाइल जो है वो अपने सन इन लॉ बलराम के हवाले कर दिया। तो मैंने तो अनुमान ऐसे ही गैस करके मैंने बता दिया था, उसके परिचय दिया था, उनको तारुफ दिया था। लेकिन जब उसने बातचीत शुरू की डॉक्टर साहब से, तो मुझे समझ में आया कि यार इसको भी काफ़ी समझ है चीज़ों की, और पढ़ा लिखा आदमी था, किस तरह से गुफ्तगू करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किससे, ये वो समझ गया। और इतना बड़ा नाम जब उसने देखा कि, तो उसने गुफ्तगू की शुरुआत ही यहीं से की कि डॉक्टर साहब मैं आपको बहुत सुनता रहता हूँ,
और आपका कलाम मुझे बहुत पसंद है। मैंने उन दिनों ईटीवी पर मुशायरे आया करते थे शनिवार के दिन रात में 9 बजे से, उनमें डॉक्टर बशीर बद्र साहब का भी रहता था सिलसिला, और भी कई चैनल थे, दूरदर्शन का था और भी चैनल। उन दिनों में चैनल बहुत नहीं थे इतने ज़्यादा जो आज हैं जिस तरह से, लेकिन फिर भी थे। तो कहले मैं आपको देखता भी रहता हूँ मुशायरों में, और मैंने आपकी गज़लें भी तमाम जो जगजीत साहब ने गाई हैं और सिंगर्स ने गाई हैं, जसवंत जी ने गाई हैं, तो मैं सुनता रहता हूँ आपको और मुझे बहुत पसंद है आपका कलाम। तो ये मेरा अपना जाती तजुर्बा है, व्यक्तिगत अनुभव है कि फनकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो अगर कोई उसकी तारीफ करता है तो, और जब भी वो कोई परफॉर्मेंस देता है, नई गज़ल लिखता है, शेर लिखता है, कविता लिखता है, या कोई कंपोज करता है किसी गाने को, गज़ल को गुनगुनाता है, गाता है अगर सिंगर है तो उसको हमेशा ये ख्वाहिश रहती है, ये तमन्ना रहती है कि रेस्पॉन्स कैसा रहा लोगों का, सुनने वालों ने इसको किस रूप में लिया। तो ये बशीर बद्र साहब भी उसका अपवाद नहीं थे, और मैं ये साइकोलॉजिकल में ये बात जानता था। और जब जैसे ही उसने तारीफ की डॉक्टर साहब की तो वो बड़ा खुश हुए डॉक्टर साहब, और फिर वो गुफ्तगू करीब 20 मिनट तक उनकी आपस में होती रही। हालांकि बाद में फिर जब वो गुफ्तगू ख़त्म हुई तो मुझे 2 मिनट में ख़त्म करना पड़ी अपनी बातचीत, जो मैं कुछ और पूछना चाहता था, जिज्ञासाओं का समाधान चाहता था। मैंने सोचा कि अब पता नहीं डॉक्टर साहब की अपनी कुछ व्यस्तताएँ होंगी, उनकी अपनी मसरूफियात होंगी, और मैं इतना समय इसने सन इन लॉ ने भी ले लिया, तो अब मैं इसको विराम दे दूं अपनी गुफ्तगू को। तो मैंने वही किया। लेकिन मैंने ये देखा कि एक ऐसे अननोन, अब ठीक है पीएचडी था, वो भी डॉक्टर है और पढ़ाता है, लेक्चरर है, वो सब ठीक है। डॉक्टर साहब की नज़र में क्या वैल्यू है उन चीज़ों की, जाने कितने उन्होंने लोगों को तो पीएचडी कराई है, और कितने उनके शिष्य हैं जो इसी लेवल के हैं, और कितने उनके प्रशंसक रहे हैं जो इससे भी आगे के लेवल के हैं। तो मैं ये सब बातें जानता था, लेकिन जिस तरह से उनने नवाज दिया उसको, मेरे सन इन लॉ को, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि वो जो मेरा सन इन लॉ था वो उनका मुरीद निकला बशीर बद्र साहब का, क्योंकि जब गुफ्तगू ख़त्म हो गई तो फिर हम लोगों ने बशीर बद्र साहब के बारे में, उनके कलाम के बारे में, जो तमाम कलाम उसने सुन रखा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये बशीर बद्र साहब का कलाम है। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, या यूँ कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। ये तमाम शेर जब मैंने उसको बताए, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, और किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, ये मैंने बताया कि ये सब कलाम डॉक्टर बशीर बद्र साहब का कलाम है। वो कल ये तो मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अक्सर जो फेयरवेल वगैरह होते हैं उसमें कोट किया जाता है शेर को। मैंने बार बार इसको सुना, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये डॉक्टर साहब का शेर है। तो डॉक्टर साहब की जो एक मुकाम था, जो एहतराम था, उसकी नज़र में और भी बढ़ गया। बहरहाल मैं कहना ये चाहता था कि बशीर बद्र साहब की जो सादा लौह शख्सियत थी वो कमाल की थी, और उनकी गुफ्तगू करने का अंदाज भी कमाल का था। नया आदमी हो सामने, या कितना भी बड़ा फनकार हो, कितना बड़ा आदमी हो, कितना रईस हो, बहुत बड़ा अधिकारी हो, कोई भी हो, वो सबसे डील करना जानते थे गुफ्तगू में, कैसे किससे गुफ्तगू करना है। तो ये वाकई एक उनका बहुत बड़ा फन था। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर बशीर बद्र साहब की शायरी के मुरीदों में, उनके दीवानों में, उनके प्रशंसकों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, बुद्धिजीवी कहा जाता है। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े नेता, ये सब उनके मुरीद थे उनकी शायरी के। उसकी वजह यह है कि साफ सुथरी शायरी थी डॉक्टर बशीर बद्र साहब की। बिल्कुल कभी भी कोई फ़िरका परस्ती की बात नहीं करते थे अपनी शायरी में, तासुब नहीं था उनकी शायरी में, सांप्रदायिकता नहीं थी कहीं भी किसी रूप में, और दिलों को जोड़ने वाली शायरी किया करते थे, और इंसानी साइकोलॉजी को
अपने अशार में, अपने शायरी में उभारने का काम भी वो करते थे। तो यही वजह है कि हर किसी को ये लगता था कि ये तो हमारी ही अपनी शायरी है। तो ऐसे ही उनके एक मुरीदों में, जैसे मैंने बताया कि मैं दैनिक जागरण से जुड़ा हुआ था, तो दैनिक जागरण के जो डायरेक्टर थे राजेंद्र गुप्त साहब, जो एक बहुत बड़ी हस्ती थे और तमाम बड़े बड़े अफसरों के साथ पढ़े थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डी के गुप्ता एक डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के, वो उनके क्लास फेलो थे। ऐसे ही कई लोगों से उनका, बच्चन साहब का भी सिलसिला था, हरबंस राय बच्चन साहब का, और तमाम धर्मवीर भारती साहब से उनके रिश्ते थे। तो ऐसे पत्रकार, ऐसे संपादक दैनिक जागरण के जो डायरेक्टर भी थे, मालिक थे, एक तरह से ऑनर थे। तो उनकी प्रेरणा से मैं दैनिक जागरण के बैनर में कई इवेंट्स किया करता था, कार्यक्रम किया करता था, शायरी के, कविता के, संगीत के। तो एक दिन मुझसे कहने लगे कि अंजुम कोई एक ऐसा कवि सम्मेलन और मुशायरा करो कि जिसमें मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर कुंवर बेचैन और डॉक्टर बशीर बद्र साहब को भी जरूर शामिल किया जाए, और बाकी तो फिर तुम जिसको चाहो तो बुला लो, लेकिन इनको जरूर शामिल करो, और एक ऐसा करो कार्यक्रम कि एक बजट में हो जाए और किसी तरह से इनसे कर सकते हो, इन दोनों से ताल्लुकात हैं तुम्हारे। तो ये, चूँकि मैं झांसी महोत्सव चूँकि करता रहा, 12-13 साल का रिश्ता था सभी से, और बहुत वो एक तरह से मुझे सम्मान देते थे, स्नेह देते थे, प्रेम देते थे ये सभी लोग। तो मैंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात करता हूँ, लेकिन डेट का जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग व्यस्त लोग हैं दोनों ही जिनका आप जिक्र कर रहे हो, और इनसे डेट लेना बड़ा काम है, क्योंकि इनके पास कुंवर बेचैन साहब के लिए तो ये अक्सर कहा जाता था कि वो 30 दिन में 45 कवि सम्मेलन करते थे। अब आप कहेंगे 30 दिन में 45 कवि सम्मेलन कैसे करते होंगे? तो एक्चुअल क्या है कि रात में भी पढ़ लिया, और आसपास कहीं कोई कार्यक्रम है, किसी यूनिवर्सिटी में है, कहीं कोई दिन का कार्यक्रम है तो वहाँ भी कर लिया, और फ्लाइट तो है थी, ट्रेन और फ्लाइट और कार, सब साधन मुहैया थे उन्हें, जिसको बुलाना होता था वो उनको मैनेज करता था अपने तरह से। तो वाकई बहुत बड़ा नाम थे कुंवर। और ऐसे ही बशीर बद्र साहब का भी था कि जिनको खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है वो उनको चार्टर प्लेन भेज के बुला रहे। बलराम जाखड़ साहब जो वहाँ राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के, वो कई बार डॉक्टर साहब को बुलाया करते थे। तो उनकी शायरी ही ऐसी थी। और फिर इसके अलावा तमाम मुशायरों में जाना पड़ता था उनको, उनके गानों की रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती रहती थी मुंबई वगैरह में, तो उसमें भी कई बार उन्हें म्यूजिक कंपनी के बुलाने पे वहाँ भी जाना पड़ता था। और हिंदुस्तान से बाहर भी अक्सर जाया करते थे डॉक्टर साहब। तो ऐसे में मैंने कहा कि मैं डेट ले लूँ। मैंने डेट दोनों से ले ली और इत्तेफाक से वो तय भी हो गया। कुंवर बेचैन साहब उस समय 40-50 हज़ार रुपये लिया करते थे। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब आपका दैनिक जागरण का ये कार्यक्रम है, आपका सम्मान हम लोग करना चाहते हैं। वो समझ गए, कल यार ऐसे सम्मान के नाम पे मत बुलाओ मुझे, मैं समझ रहा हूँ कि तुम पैसे कम दोगे। तो हमने कहा नहीं कम तो देंगे, लेकिन इतने भी कम नहीं देंगे। बहरहाल कह लगे कि ठीक है कितना दोगे, तो एक बहुत ही मुनासिब एक जो पेमेंट था उस पर वो तैयार हो गए आने के लिए। और मैंने डॉक्टर इनको राजेंद्र गुप्ता साहब को बताया तो वो भी उसमें अच्छा लगा उन्हें। अब जो मसला था कुंवर बेचैन साहब से तो निपट गया पेमेंट का मामला, क्योंकि बाबूजी ने ये भी कहा था कहना यार ये लोग मुझे मालूम है कि पेमेंट बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो इनसे किसी तरह से ऐसे करो कि अपना बजट में हो जाए कार्यक्रम। और इनको उनकी दोनों की शायरी और कविताओं से बड़ा मुतासर थे, वो प्रभावित थे। उनके कलेक्शन, मुझे ताज्जुब हुआ कि उनके गज़लों के कलेक्शन उनके पास थे देवनागरी में, बशीर बद्र साहब के भी और इनके भी। वो उनको पढ़ते रहते थे। और उन्होंने मुझे बताया कि कुछ शेर उन्होंने बताए बशीर बद्र साहब के जो उन्हें मुँह जवानी याद थे। जैसे कि एक तो उन्हें बहुत पसंद था कि मैं हर लम्हे में सदियाँ देखता हूँ। ये डॉक्टर साहब का गज़ल का शेर है कि बशीर बद्र साहब का कि मैं हर लम्हे में सदियां देखता हूँ, तुम्हारे साथ एक लम्हा बहुत है। तो वो इतना समझते थे शायरी को, कहने यार देखो कितनी ऊंची बात कही कि तुम्हारे साथ एक लम्हा बहुत है, मैं हर लम्हे में सदियां देखता हूँ। ये डॉक्टर साहब की एक बहुत मशहूर गज़ल है
कि ये मैंने कब कहा, ये मैंने कब कहा वो अच्छा बहुत है, मगर उसने मुझे चाहा बहुत है। ये बड़ी मशहूर गज़ल है बशीर बद्र साहब की। उसी गज़ल का ये शेर है कि मैं हर लम्हे में सदियां देखता हूँ और तुम्हारे साथ एक लम्हा बहुत है। और उनको याद था कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, या फिर वो कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। इस तरह के तमाम शेर जब उन्होंने सुनाए तो मुझे लगा यार इतना संजीदा रहने वाला आदमी और इतना ज़हीन आदमी जो पूरा अखबार संभाल रहा है दैनिक जागरण, और इतना बड़ा मुरीद है डॉक्टर साहब की शायरी का, तो मुझे लगा कि बुलाना। लेकिन बशीर बद्र साहब का जो पेमेंट का मामला था, मैं चूँकि उनको झांसी महोत्सव के मुशायरों में और वैसे भी और कार्यक्रमों में बुला चुका था कई बार, और मैं जानता था, मैं जब डीएम साहब से उनकी बात कराता था, क्योंकि झांसी महोत्सव का जो मेन जो अधिकारी होता था, कन्वीनर, वो डीएम साहब होते थे या सीएम साहब होते थे। तो मैं जब बात कराता था, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंसी रखता था, मैं बीच में किसी को ये ना लगे कि मैंने कुछ उसमें कुछ पैसे कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिए, तो मैं डायरेक्ट बात करा दिया करता था। तो यही हुआ कि मैं डीएम साहब जब भी बात कराता था तो बशीर बद्र साहब ये कहा करते थे, वो कोई पेमेंट नहीं बताते थे, लेकिन ये कह देते थे कि सबसे बड़े शायर को जो आप पेमेंट कर रहे हैं उससे मुझे 1 रुपये ज़्यादा दे देना। ये उनका एक अंदाज था बात करने का। और वो पूछा करते थे कि ऐसा क्यों? कह रहे मैं जो मेरा वर्क है, जितना मुझे गाया गया है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, और जिस तरह से मेरी किताबें 100 से ऊपर किताबें उनकी पब्लिश हुई थी उर्दू और हिंदी में, तो कह रहे ना तो हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में किसी शायर का इतना बड़ा पब्लिकेशन हुआ हो, पब्लिश हुई हो किताबें, ऐसा कहीं भी नहीं है। और जैसे मैंने एक बार आपसे अभी बीच में एक जिक्र करते हुए कहा था कि कभी कभी वो गालिब से भी अपनी तुलना करने लगते थे कि अंजुम गालिब के 30 शेर जो हैं वो कोट किए जाते, और बशीर बद्र के 300 से ज़्यादा शेर हैं जो लोग कोट करते हैं। तो कुल मिलाकर वो कहते तो नहीं थे, लेकिन उसका मतलब यही था कि गालिब कहाँ लग रहे हमारे सामने। तो ये एक उनका अंदाज था, और ये गलत भी नहीं था, वो उस मुकाम को छू चुके थे वो। तो वाकई तो कल वो यही कहते थे कि जितना वर्क और जितने मुशायरे मैंने पढ़े हैं इतना किसी ने नहीं पढ़े, इतना काम किसी का नहीं है, तो मुझे 1 रुपये ज़्यादा चाहिए। तो मैंने कहा यार कैसे बात करूं डॉक्टर साहब से? तो मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि जब उनसे डेट मेट पहले, तो मैंने कहा फाइनल कर लूं, और डेट मेट जब फाइनल हो रही थी तो मैंने उनको ये कहा कि आप रिजर्वेशन करा लीजिए और कैसे आएंगे? तो कल मैं शताब्दी से आऊँगा। उर्दू अकेडमी के चेयरमैन थे उस वक्त वो, मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के। तो सारी बात हो गई और हमने कहा कि डॉक्टर साहब पेमेंट का क्या रहेगा? वो कहने लगे कि यार पेमेंट तो तुम्हें मेरा पता ही है। हमने कहा नहीं वो तो मुझे पता है, लेकिन ये कार्यक्रम जाति कार्यक्रम है हमारा, मैं व्यक्तिगत मेरे कोशिशें हैं, और हमारे जो डायरेक्टर हैं राजेंद्र गुप्ता साहब वो भी आपको सुनना चाहते हैं, कुंवर बेचैन साहब को भी हम लोग बुला रहे, उनका सम्मान करेंगे और आपका भी करेंगे। और कह ले वो सम्मान का कोई मामला नहीं है, वो तो मुझे बहुत मिल चुके हैं। और पेमेंट का तुमने जिक्र क्यों किया? और अगर जिक्र किया तो फिर मेरा पेमेंट तो तुम्हें पता ही है, मालूम ही है। तो हमने कहा उतना तो नहीं दे पाएंगे। तो कह लगे फिर क्यों बात की पेमेंट की? तो मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं। अरे कह लगे सीधी सी बात है, एक दोस्त ने दोस्त को आवाज दी और मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब तुम जब कह रहे हो कि जाति कार्यक्रम है और फिर मुझे उसी रूप में बुलाना भी चाहते तुम दोस्ती के तौर पे, तो फिर पेमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? पेमेंट तो फिर और लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए पेमेंट थोड़ी है। तो तुम तो कहो कि आना है और डेट तुम्हें बता दी तुमने, और मैंने तुम्हें अपनी डेट बता दी। तुमने कहा था किन किन डेट्स में हम रख सकते हैं, तो मैंने भी तुम्हें बता दिया। अब सब मामला फाइनल हो गया, तो पेमेंट की बात मत करो और 1 रुपये दे देना। कह लगे तुम तो मुझे ये भी कहा उन्होंने। तो भाभी खड़ी हुई थी पीछे डॉक्टर राहत बद्र साहिबा, और वो सुन रही थी शायद बातों को। तो उन दिनों में असल में डॉक्टर साहब जब मुशायरों में जाते थे थोड़ा बहुत असर उनको बीमारी का होने लगा था, तो वो भी जाती थी साथ में, अक्सर कोशिश करती थी कि वो साथ में आए। तो कह ले कहाँ जा रहे हैं, कौन है, किससे गुफ्तगू कर रहे? डॉक्टर साहब ने कहा कि अरे वो हैं राजकुमार अंजुम साहब हैं,
और उनसे मेरी बात हो रही, और अभी तक तो कह लगे वही करते रहे मेरे लिए जो भी किया है, इतना मुशायरों में पढ़वाया, इतने इंटरव्यूज मेरे छापे हैं, इतना मुझे हेडिंग में, मैं जब मुशायरा झांसी जब भी जाता हूं तो हेडिंग में दैनिक जागरण में मेरा शेर लगाता है वो हमेशा। तो कह लगे अभी तक तो सारा वही करते रहे। अब उन्होंने पहली बार मुझे आवाज़ दी है कि मुझसे उम्मीद की है कि मैं उनका एक जाति कार्यक्रम है उसमें तो मैं ज़रूर जाऊँगा। हाँ, तो वो कह रहे किसने मना किया तुम्हें जाने के लिए? नहीं, कह रहे तुम्हें भी चलना पड़ेगा। कह रहे हाँ मैं भी चलूंगी। तो इस तरह से वो सब बात फाइनल हो गई। और फिर हुआ क्या कि असल में थोड़ा सा भूलने की उन्हें बीमारी की शुरुआत हो गई थी, डिमेंशिया की, अल्जाइमर डिमेंशिया जो भी कहें आपको, लगभग एक सी बीमारियां हैं दोनों। और उन दिनों उर्दू एकेडमी के वो चेयरमैन थे, बहुत ज़्यादा नहीं था कोई ऐसा असर बीमारी का, लेकिन हो गया था शुरुआत। और फिर उम्र का तो तकाजा होता ही है, उम्र भी होने लगी थी उनकी। तो उन्होंने उर्दू एकेडमी में हमसे जब एक दिन पहले हमने उनको फ़ोन किया, हमने डॉक्टर साहब किस ट्रेन से आ रहे हैं आप, क्योंकि हम लोगों को सबको रुकने की व्यवस्था और फिर उनका स्टेशन से रिसीव करना और सब करना था मैंने चीज़ों को। तो हमने कहा कि आप किस ट्रेन से आएंगे? कल मैं शताब्दी से आऊँगा। और अंजुम कल मैंने ऐसा किया है कि एक दिन में मैंने 14 का रिजर्वेशन तो किया है आने का, शताब्दी से झांसी का, और मैं 14 को रात में वहीं रुकूंगा क्योंकि भाभी भी रहेंगी तुम्हारे साथ में, और 15 को जाऊँगा मैं शताब्दी से ही वापस। तो मैंने 15 का लौटने। तो हमने कहा डॉक्टर साहब 14 और 15 ये तो क्या किया आपने? हमने कहा वो तो कार्यक्रम 13 को है, 13 जनवरी को। अरे कहने लगे 13 जनवरी? हमने हाँ 13 जनवरी का था, मैंने आपको बताया था यार। कहने मैं बिल्कुल भूल गया। और जो मेरे जो वहाँ पे स्टाफ है, मेरे जो हेड क्लर्क हैं वहाँ उर्दू एकेडमी में, मैंने उनसे कहा कि जाओ शताब्दी से मेरे और राहत के नाम से 2 टिकट बुक कर दो जाने के और 2 आने के। तो मैंने करा लिया। अरे कल ये तो बताओ, बड़ा अफसोस किया उन्होंने। और फिर कहने लगे अच्छा मैं कोशिश करता हूँ, देखो अगर रिजर्वेशन मिल जाता है तो मैं आता हूँ, चेंज कराता हूँ इसको, पैसे ही तो लगेंगे। तो हमने कहा नहीं वो पैसे का डॉक्टर साहब आप बिल्कुल टेंशन मत लो, वो तो सारे हम कर देंगे आपको, पेमेंट यहाँ जागरण से करा देंगे आपको। तो बहरहाल वो उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन चूंकि इतनी जल्दी नहीं मिल पाया उन्हें, दूसरे दिन तो आना था उनको, तो वो नहीं हो पाया। और जब वो नहीं आ पाए तो मैंने बाबूजी से, राजेंद्र गुप्ता साहब से बताया कि वो नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा ऐसा हो गया उनके साथ प्रॉब्लम, और थोड़ा सा उन्हें डिमेंशिया का या अल्जाइमर का असर है। तो उनको ऐसा लगा राजेंद्र गुप्ता साहब को कि शायद मैं उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने फिर जब कार्यक्रम हो गया, पब्लिसिटी वगैरह सब जगह बशीर बदर साहब का पब्लिसिटी में नाम था, बड़े बड़े बैनर होर्डिंग्स और सब कुछ लग चुका था, अखबारों में विज्ञापन लगातार छप रहे थे। तो ये सब चीज़ें जब हुई, और मैंने फिर उसके बाद जब प्रोग्राम हो चुका तो राजेंद्र गुप्ता साहब की बात कराई उनसे, और उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया उनको कि ऐसे ऐसे गलती मुझसे हुई। तब उनको ये समझ में आया कि नहीं, और फिर उन्होंने कहा नहीं मैं वैसे ही आ जाऊँगा, कभी भी आ जाऊँगा, आपको कल सुनाने के लिए वैसे ही आ जाऊँगा। लेकिन वो फिर ज़िंदगी ने उन्हें मोहलत नहीं दी और वो नहीं आ पाए। मैं ये चाहता हूँ कि ये दैनिक जागरण के उसी प्रोग्राम का एक वीडियो है छोटा सा, ये झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कितना भव्य कार्यक्रम था, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था, और बहुत ही गणमान्य जो लोग थे झांसी के, वो सब इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे, क्योंकि दैनिक जागरण का प्रोग्राम था। चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे रेलवे के अधिकारी हों, आर्मी के अधिकारी हों, पुलिस के अधिकारी हों, प्रशासन, सब इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। तो ये इतना अच्छा प्रोग्राम, और मैं डॉक्टर साहब को वाकई दिल से चाहता था कि वो इसमें रहें, लेकिन कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो नहीं आ पाए इस प्रोग्राम में। वो मैं आप सुनिए इसको। और जिन्होंने बड़े परिश्रम से यह आयोजन किया, उनकी शायरी जो नया रंग लिए हुए, नई पहचान लिए हुए, ऐसे शायर को मैं आपके सामने फैलाना चाहता हूँ। और चाहता हूँ कि इसमें जरा नवाजी आप सब बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, जैसा चाहता हूँ कि अपने मन में ही अचानक यूँ तरल हो जाएंगे, अपने मन में ही अचानक यूँ तरल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे। और प्रश्न पत्रों की तरह मिलने लगी है जिंदगी, प्रश्न पत्रों की तरह मिलने लगी है जिंदगी, आपकी नजरें उठें सब प्रश्न हल हो जाएंगे।
आपकी नजरें उठें क्या प्रश्न हल हो जाएंगे। आइए अनिल साहब, इधर ही आइए। यहीं से पढ़ता हूँ तो कोई बात नहीं, इधर आइए। पेश कर रहा हूँ गजल का कुछ पंक्तियाँ पेश कर रहा हूँ और इस तरह शुरुआत करता हो गया। गजलों में, किताबों में, रिसालों में खो गया, तुझसे बिछड़ के तेरे ख्यालों में खो गया। गजलों में, किताबों में, रिसालों में खो गया और ख्वाबों में जो मिला था ख्यालों में खो गया। ख्वाबों में जो मिला था ख्यालों में खो गया, साथी था अंधेरों का उजालों में खो गया। वो बोलता रहा तो चुप होना पड़ा मुझे, वो बोलता रहा तो चुप होना पड़ा मुझे, मेरा जवाब उसके सवालों में खो गया। और तरन्नुम से गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। उजड़ी रातों को तेरी ख्वाब ख्वाब कर दूंगा, उजड़ी रातों को तेरी ख्वाब ख्वाब कर दूंगा, उजड़ी रातों को तेरी ख्वाब ख्वाब कर दूंगा। मैं तुझे प्यार का महका गुलाब कर दूंगा। शेर मुलाजा फरमाए। तुझको अफसाने मिलेंगे मेरी खामोशी में, तुझको अफसाने मिलेंगे मेरी खामोशी में। अपने चेहरे को मैं दिल की किताब कर दूंगा, अपने चेहरे को मैं दिल की किताब। बेबसी मेरी समझ लेना लिफाफा पढ़ कर, बेबसी मेरी समझ लेना लिफाफा पढ़ कर, कोरे कागज को मैं खत का जवाब कर दूंगा। आखिर शेर पेश कर रहा हूं। तुझको मालूम नहीं मेरी मोहब्बत के हुनर, तुझको मालूम नहीं मेरी मोहब्बत के हुनर। एक जल्ले से तुझे आफताब कर दूंगा, एक जल्ले से तुझे आफताब कर दूंगा। उजड़ी रातों को तेरी ख्वाब ख्वाब कर दूंगा। मैं तुझे प्यार का महका गुलाब कर। और इस आखिरी एपिसोड में, डॉक्यूमेंट्री के तीसरे एपिसोड में, मैं
सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपसे कि डॉक्टर बशीर बद्र साहब की जो शायरी है वो ऐसी लाजवाब, ऐसी बेमिसाल और बाकमाल शायरी है कि उनकी आवाज़ और उनके अल्फाज और उन्होंने जो कोई वर्क किया है, जो कोर्स में उनकी शायरी चल रही है लिटरेचर में, और तमाम जो है वो हमेशा ऐसे ही रहेगी। और ऐसे फनकार थे वो जो रूहों में जिंदा रहते हैं हमेशा लोगों की, अपने चाहने वालों की, वो कभी मरते नहीं हैं। वो बशीर बद्र के साथ, उनके साथ भी यही है कि उन्होंने अदब को आसान लबो लहजे की जो एक चलन दिया, सलीका सिखाया, और लफ्ज़ों को कोमल मखमली अंदाज अता किया गज़ल के लिए, क्योंकि गज़ल एक बहुत ही नाजुक शय है। तो ये अच्छा, उनकी जो मेलोडियस गज़लें हैं, जो बहरों का जिनका वो इंतखाब किया करते थे, वो ऐसी मेलोडियस बहरें होती थी, गाने वालों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती थी उनकी गज़ल को गाने के लिए। तो ये तमाम खूबियाँ उनकी जो हैं, और उनका जो पब्लिश्ड जो किताबें हैं 100-125 करीब उर्दू और हिंदी में, वो उनको हमेशा जिंदा रखेंगी। और ये कभी डॉक्टर साहब, कभी ऐसा नहीं होगा कि लोग उनको फरामोश कर दें। रिसालों, किताबों, मुशायरों और ऑडियो विजुअल जो माध्यम है वो समान रूप से उनका वर्क है, और वो लोकप्रिय भी हों उसी तरह। और मैं ये समझता हूँ कि वही लोकप्रियता उनकी उन्हें कभी मरने नहीं देगी, लोगों की रूहों में जिंदा रखेगी डॉक्टर बशीर बद्र साहब को। यही मेरी एक तरह से कामना है, और यही मैं दुआ भी करता हूं उनके लिए, और आप भी करिए। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई। मैं चिराग वो भी बुझा हुआ, मैं चिराग वो भी बुझा हुआ। मेरी रात कैसे चमक गई, कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई।